नमस्कार, मैं चंदन कुमार। अनएडिटेड के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। उन्होंने अपनी पहली यात्रा यूएई की है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा बहुत छोटी रही, लेकिन ये छोटी यात्रा भारत और यूएई के रिश्तों के बीच के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही। इस छोटी यात्रा में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। वे समझौते भारत के नज़रिए से कितने महत्वपूर्ण हैं, आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वरुण शर्मा। वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन। प्रधानमंत्री मोदी जैसे यूएई गए और उनकी बहुत ही छोटी यात्रा रही और इस दौरान उन्होंने कई अहम समझौते किए हैं। आप एक बार क्या उन समझौतों पर प्रकाश डालेंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए हैं और जो सबसे पहले उनकी यात्रा का जो पहला जिसे कहते हैं स्टॉप था वो यूएई में गए हैं। वो देखिए, यूएई एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक और राजनीतिक साझीदार भारत का बन गया है पिछले कुछ समय से। और प्रधानमंत्री का सबसे पहले वहाँ जाना और जिस समय में गए हैं वो जो आपको भी पता है, पूरे विश्व को पता है कि किस तरीके के हालात हैं। जो वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री ने कहा है, आई थिंक उसको मुझे यहाँ पढ़कर बताना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जो उनका कोट है उन 4-5 लाइनों में आई थिंक हम जो ये डिस्कशन करने वाले हैं उसकी पूरी समरी जिसे कहते हैं वो इन 4-5 लाइनों में है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ने ये वक्तव्य दिया है। और ये वक्तव्य उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के सामने दिया है। उनके बीच में एक घनिष्ठ मित्रता भी हो गई है। एक जो जिसे कहते हैं एक पर्सनल रेपो जो उन दोनों नेताओं के बीच में है वो भी देखने को मिलती है। तो मैं कोट करता हूँ। जी बिल्कुल। मैं फ़ोन पर आपसे बात करता रहता था, लेकिन मैं पिछले कुछ समय से आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम और साहस का परिचय दिखाया है ये बहुत ही सराहनीय है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ये जो 4-5 लाइनें प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर कही हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के अंदर पूरा का पूरा ये जो इम्पोर्टेंस है इस विजिट की वो आप देख सकते हैं। अब जो एग्रीमेंट वहाँ पे प्रधानमंत्री ने जाकर किए हैं महत्वपूर्ण हैं बहुत ज़्यादा। और 5 ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर ये आधारित है सारे के सारे जो समझौते हुए हैं। जो पहला एक तो एग्रीमेंट जो प्रधानमंत्री ने यूएई के प्रेसिडेंट के साथ किया है वो है एग्रीमेंट ऑन फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई। या बिल्कुल। इसको लेकर पहले भी काफ़ी चर्चा रही है और प्रधानमंत्री जब यूएई की यात्रा पर गए हैं तो उम्मीद थी कि इसको लेकर बात आगे बढ़ी। जब एक सरप्राइज विजिट राष्ट्रपति ने किया था यूएई के 19 जनवरी को इसी साल में, उस वक्त भी इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बहुत जिक्र हुआ था। दूसरा एक एमओयू ऑन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर। और मेरा ये मानना है इन सब में इस समय जो वक्त का तकाजा है उस समय ये वाला जो मुद्दा है ये सबसे महत्वपूर्ण है इन 5 में। वैसे तो सारे ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हैं। बिल्कुल। तीसरा एग्रीमेंट ऑन सप्लाईज ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ये दूसरे के साथ ही एक तरीके से जुड़ा हुआ है और आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें किस तरीके से भारत के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा उसका भी एक एग्रीमेंट प्रधानमंत्री ने किया। एमओयू एंड सेटिंग अप शिप रिपेयर क्लस्टर एट गुजरात स्वादिनाथ, an investment worth $5 billion were also announced in Indian infrastructure। और इसके अलावा आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल इनका जिक्र किया है बकायदा एमओयू के अंदर। तो ये 5 महत्वपूर्ण चीज़ें प्रधानमंत्री ने यूएई की विजिट पे की हैं।
वरुण, आपने जैसे पांचों के का जिक्र किया है, तो थोड़ा हम विस्तार में जाते हैं। अगर हम इन सभी समझौते के बारे में अगर हम विस्तार में जाएंगे तो हम जैसा आपने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट रहा है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर है। पश्चिमी एशिया के जो हालात हैं ये किसी से छुपा नहीं है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है और भारत पे भी इसका असर अब दिख रहा है। तो करंट सिनेरियो में ये सबसे महत्वपूर्ण करार क्यों है? देखिए, तेल की मारामारी, ये जो जंग है जो इस समय छिड़ी हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, या आप उसे वेस्ट एशिया कहना चाहें तो, कंप्लीटली जो इस समय है वो पूरी की पूरी मेरे हिसाब से ये तेल की लड़ाई है। और मुद्दा चाहे कोई भी रहा हो, सब दावे और एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, काउंटर एलिगेशन सब तरीके की बातें होती हैं, लेकिन खुलकर पता चल रहा है कि तेल की कीमतों में आग लग जाएगी, आग लगी हुई है। और जिस तरीके से भारत ने कोशिश की है कि भारत की सरकार ने कोशिश की है कि इसका जो भी नुकसान हो रहा है वो कंज्यूमर्स तक ना आए, जो इसका बोझ है उन तक ना पहुंचे। हालांकि आज 3 रुपए जरूर बढ़ाए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर दूसरे देशों की स्थिति देखें बहुत कम है उस लिहाज से। और मैं अभी भी सुन रहा था, दिल्ली में तो कई कंज्यूमर्स बोल रहे हैं कि उनको तो 10 रुपए या 15 रुपए बढ़ने की आशंका थी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इवन कई प्रदेशों की बात है। हमारे पास जो कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट भी आए थे, तो उसमें कई सारे लोगों ने इसका समर्थन किया है। इवन वो कह रहे हैं कि अभी भी हम सरकार के साथ खड़े हैं, उन्हें उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ने की थी और इस स्थिति में भी वो सिर्फ 3 रुपए ही बढ़ाया गया है। बिल्कुल, तो वो कोशिश तो भारतीय सरकार ने की है। अब जब हम थोड़े से फिगर्स के ऊपर जाते हैं कि ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है, ये जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जो ये एग्रीमेंट हुआ है, जो बात हुई है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, तो देखिए भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो भारत हर रोज़ जो डेली कंजप्शन है क्रूड ऑयल का भारत के अंदर, वो 4.5 to 5 मिलियन बैरल है पर डे का। ये ठीक है, बीपीडी जो होता है बैरल पर डे क्रूड ऑयल का भारत करता है। अब यूएई के साथ हमारा क्या हिसाब किताब है? देखिए, यूएई शुरू से कंटिन्यूसली जिसे कहते हैं भारत के टॉप 4 टॉप 5 जिनसे कि भारत क्रूड ऑयल का परचेज करता है, उन देशों में रहा है। रशिया भी है, इराक भी है, सऊदी अरब भी है, और यूएई भी बहुत उन टॉप कंट्रीज़ में है जहाँ से भारत को अपनी जो रोज़मर्रा का जो तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। और ये लगभग 10 से 11% जो दिन का है, ये तेल यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से आता है। और अगर मैं इसको संख्या के हिसाब से देखूं तो 5,30,000 बैरल पर डे से 6,20,000 बैरल पर डे, यानी लगभग 11% था। हाँ, यूएई के ऊपर हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं इतने प्रतिशत से। अब ये जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात है, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, सरकार ने पूरी कोशिश की है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के लोगों को ये सूचित भी किया है कि अभी हमारे देश में कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है, घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक की स्थिति नहीं है कि कहीं ऐसा, क्योंकि देखिए जब इस तरीके के हालात होते हैं तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़रूर फेक न्यूज़ को बढ़ाने का काम करते हैं। और ऐसे मौके होते हैं काफ़ी, इसी समय पे तो फिर फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं और फिर गलत धारणाएं बनाई जाती हैं। बिल्कुल, तो मैं इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग बताना चाहता हूँ क्योंकि ये फैक्ट्स की बात है। तो अभी जो करंट ऑपरेशनल शील्ड है भारत के पास, वो लगभग 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स, 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स MMT की है, ठीक है। और ये 3 फंक्शनल फैसिलिटीज़ हैं इस समय भारत के अंदर। विशाखापट्टनम में है जहाँ पे 1.33 MMT की भारत की वहाँ पे स्टोर है। मंगलूर जो कर्नाटक में है 1.50 MMT ये ऑयल रिजर्व वहाँ पे है। और कर्नाटक का पडूर जहाँ पे 2.50 MMT अभी है। लगभग 9.5 से 10 दिन जो स्टेट रन एजेंसीज हैं उनके पास क्रूड ऑयल का भंडार है, जिसे कहते हैं कि रिजर्व में है। इसके अलावा 64.5 दिनों का
जो कमर्शियल स्टॉक है पूरा का पूरा ऑयल का, क्रूड ऑयल का, वो इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास है। और ये इसकी संख्या जाकर दोनों को अगर हम मिला लें, स्टेट रन जो कंपनीज हैं और जो कमर्शियल कंपनीज हैं, उनका अगर हम दोनों का मिला लें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, तो लगभग 73-74 दिन से ज़्यादा का स्टॉक भारत के पास अभी रिजर्व में है। तो इसका तो ये मतलब है कि आप जो जिस रिजर्व की बात कर रहे हैं, अगर आने वाले 60-70 दिन तक भी अगर कच्चा तेल अगर नहीं आता है, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट अभी देशवासियों पे नहीं पड़ना है? यानी हमारे पास कमी नहीं आने वाली है? नहीं, इसका मतलब यही है कि जो जिस तरीके के भारत के पास इस समय रिजर्व्स हैं, उसके मुताबिक तो अभी जो सरकार ने भी बोला कि इतने दिनों तक तो फिलहाल भारत मतलब जिसे कहते हैं, और भारत के लोग राहत की सांस ले सकते हैं। इसमें पैनिक की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। और सभी लोगों का मानना है कि जिस तरीके से ये इस समय जो वॉर चल रही है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय पूरे विश्व के अंदर हो रही है तेल को लेकर, बिल्कुल उसका मामला कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा। और जिस तरीके से अभी राष्ट्रपति ट्रंप की जो चीन की यात्रा भी हुई है, उससे भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण, इस जो डेडलॉक इस समय चल रहा है। और अब जैसे ईरानी विदेश मंत्री ने भी आज बयान दिया है, ब्रिक्स के समिट के कारण वो यहाँ पर आए हुए हैं और आज ही उन्होंने जयशंकर से भी मुलाकात की है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश हर तरफ से जारी है। एक मैं दूसरी बात और भी बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर एक्सपेंशन का भी भारत का प्लान है और लगभग 6.5 MMT फ्यूचर एक्सपेंशन का भी भारत का विचार है। अब ये जो न्यू डील हुई है स्ट्रेटेजिक रिजर्व की यूएई के साथ, उसमें जो आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है ADNOC, मेरे ख्याल से ये पहली ऐसी विश्व की कंपनी है जिसे भारत ने कहीं ना कहीं एक तरीके का पहले भी इन्वेस्ट डायरेक्टली करने के लिए अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसके लिए चुना था। मतलब पहले भी उनके पास परमिशन है, कहीं ना कहीं रिलाय करता है भारत यूएई के ऊपर शुरू से। और इसलिए जो इतनी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है उसमें भी भारत ने आबू धाबी यानी यूएई का पहले से ही सहयोग ले रखा है। बिल्कुल। तो अब जो नया एग्रीमेंट हुआ है, इसके हिसाब से बहुत चीज़ें अब भारत के पक्ष में आ जाएंगी। पहले भी भारत के पक्ष में थी, लेकिन अब भारत ने इसको जिसे कहते हैं ना कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक जिस तरीके के महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत थी, पैनिक नहीं लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत थी, वो प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उठाया है ताकि आम जनता को कम से कम बोझ सरकार की तरफ से दिया जाए, उनको मिले। बिल्कुल। एक तो देखिए जो जिस तरीके के अभी अचानक से युद्ध छिड़ा, जिस तरीके का धमकियां दी कि आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, तो जिसे टेंटर हुक कहते हैं ना, एक इंग्लिश में वर्ड होता है, पूरे दुनिया को जिस तरीके से रोक के रख देना एक युद्ध की वजह से, इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आने के बाद, इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बढ़ोतरी होने के बाद जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, भारत को एक तरीके से उस जो शॉक से एक राहत मिलेगी, एक तरीके की मुक्ति मिलेगी, एक तरीके का कवर मिलेगा, शील्ड मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, बहुत पैसा खर्च होता है इस समय। ये जो तेल हम खरीद रहे हैं ये कोई फ्री का तो आता नहीं है। सरकार बहुत पैसा खर्च करती है इस तेल को लाने के लिए। अब जब इस नए एग्रीमेंट के तहत यूएई जो स्टोर करेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी यूएई की रहेगी। ओके। हाँ, यूएई ही है अब रिजर्व के अंदर, जो पूरा तेल जो आएगा वो यूएई अपने कॉस्ट पे करेगी, भारत को उसमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो ये तो भारत के नजरिए से तो बहुत अच्छी डील दिख रही है। तो मतलब बिल्कुल जो फाइनेंशियल, मैं पढ़ रहा था जो एग्रीमेंट है, फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ शिपिंग एंड फिलिंग डेजिग्नेटेड कंपार्टमेंट्स ऑफ द अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स, यानी कि ये ADNOC को ही, जो आबू धाबी जो मैंने नेशनल ऑयल कंपनी है, उन्हीं को बेयर करना पड़ेगा। और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, क्योंकि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पैसे बैरल में लगते हैं पूरे क्रूड ऑयल के लिए, खासकर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खासकर ऐसे समय पर जिस देश के पास कच्चा तेल है और जो माहौल बना हुआ है, वहाँ पर मुंह मांगी कीमत जैसी सिचुएशन बनी हुई है, और उस सिचुएशन में अगर इस तरह की डील अगर हो रही है तो नो डाउट ये भारत की कूटनीति की एक तरह से जीत है। ये भारत की कूटनीति की जीत है। और एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई यूएई का तेल है, यूएई का तेल वो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, हमारे रिजर्व में कर रहे हैं, तो
क्या भारत उसका यूज़ कर सकता है? बिल्कुल यूज़ कर सकता है। इस समझौते के मुताबिक भारत के पास पहला हक होगा रिफ्यूज़ करने का। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है देश के अंदर, इमरजेंसी के हालात हो गए हैं, जबकि तेल की बहुत ज़रूरत है और उस स्थिति में भारत उसका पूरा पूरा यूज़ कर सकता है और वो अपनी डोमेस्टिक रिफाइनरीज जो हैं वहाँ तक इस रिज़र्व को पहुँचा सकता है। और ईरान में जो युद्ध छिड़ा है और जो हॉर्मुज़ की वजह से भारत को भी सब कुछ झेलना पड़ रहा है, उससे भी एक तरीके से निजात मिलेगा काफ़ी हद तक। और दूसरा जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात की और जो प्रधानमंत्री हमेशा जिसकी बात करते हैं, आम आदमी के ऊपर कम से कम इसका असर होगा। कहीं ना कहीं एक तरीके की उनको भी शील्ड मिल जाएगी इस चीज़ से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डील यूएई के साथ प्रधानमंत्री ने की। वरुण, ये पिछले दिनों की बात अगर मैं याद दिलाऊं, अभी 1 मई से जो यूएई है वो ओपेक से बाहर हुआ है जी, ठीक है। तो जब ये बाहर होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये भारत के नज़रिए से बहुत ही ज़रूरी सूचना है ये, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब यूएई भारत के साथ खुल के तेल व्यापार कर सकता है, यानी भारत भी खुल के उनसे कच्चा तेल मंगा सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई आपको दिखती है और भारत के लिए कितना आसान है और यूएई भी इसको कितना सक्सेस कर पाएगा? नहीं देखिए, ओपेक से बाहर जाना यूनाइटेड अरब अमीरात्स का ये बहुत महत्वपूर्ण, ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से बाहर जाना बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला था यूएई का। और ये कोई फैसला अचानक से नहीं हुआ। जिस तरीके के हालात बने हुए थे उसके मद्देनज़र यूएई की सरकार ने ये फ़ैसला लिया। अब ये फ़ैसला क्यों लिया, ऐसे क्या कारण हो गए थे कि ये फ़ैसला लेना पड़ा? और भारत की जहाँ तक बात है, भारत के लिए ये फ़ैसला कितना महत्वपूर्ण होगा, भारत के लिए कितना फ़ायदे का ये सौदा होगा, बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है। और मैं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्लीज़ कि वो किस तरीके से रहेगा। देखिए, एक तो अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप मेंबर हैं, तो और देश भी हैं ओपेक के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनकी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अगर स्कूल में जाते थे तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। एक सिद्धांत बनाया जाता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, जिसके तहत जितने भी मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनको वो फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल। तो सीधा सा है, अब वो किसी भी तरीके की जो रेगुलेशन है, किसी भी तरीके की जो पाबंदी थी यूएई के ऊपर, वो अब हट गई, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो अब हट गई। और यूएई के मन में कहीं ना कहीं, देखिए, पहले तो ये बोला जाता था कि भाइयों की संज्ञा दी जाती थी सऊदी अरब और यूएई को, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन दोनों देशों के बीच में खटास की खबरें भी हैं। और यूएई का अलग स्टांस लेना ये कहीं ना कहीं इस बात को भी सूचित और प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूएई को ये लगने लगा था कि जो ओपेक है, और जो आरोप भी लगने लगे थे कि ओपेक जो है वो सऊदी अरब के कायदे कानूनों पर चल रहा है। तो यूएई का वहाँ से बाहर निकलना उसके लिए, खुद के लिए भी और भारत के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो रेगुलेशन बढ़ जाएगी, और जो कोटा सिस्टम था ओपेक के तहत, मैंने जो उसका देखा था कि ओपेक प्रीवियसली कैप्ड द यूएई's आउटपुट एट अराउंड 3 मिलियन बीपीडी। 3 मिलियन बीपीडी का कोटा था यूएई का ओपेक के तहत। अब लगभग उसको डबल करने की फिराक में है, बिल्कुल कोशिश में है, कोई पाबंदी ही नहीं रही यूएई। और 2027 तक ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 मिलियन बीपीडी की हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि अब यूएई के पास प्रोडक्शन बढ़ाने के अपना जो मन है उसका, अपने तेल के साथ जो करना चाहता है अब कर सकता है। बिल्कुल। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि अब एशियन मार्केट्स को टारगेट करेगी। जो मैंने कंपनी का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ADNOC। अब ये एशियन जो बायर्स हैं, मेजर एशियन बायर्स हैं, और हमें पता है कि भारत बहुत महत्वपूर्ण बड़ा बाजार है। तो अब
कंपनियां टारगेट करेंगी भारत को, ज़्यादा फ्री होकर तेल बेचने की कोशिश करेंगी। और हम भी, अब जिसे कहते हैं ना, हमारा फ़ायदा कैसे होगा? अब जब एक कायदा कानून वहाँ से हट गया, अब 50 देशों के साथ हमें डील करने की ज़रूरत नहीं है, या 50 देशों का रुख देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। यूएई के साथ हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, अब हम यूएई के साथ अपनी डील खुद कर सकते हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि बार्गेनिंग पावर एक होती है, कॉस्ट नेगोशिएशन में भारत की अब चलेगी, भारत की अब सुनी जाएगी। जो भी कॉस्ट नेगोशिएशन भारत की तेल कंपनियां अब यूएई की तेल कंपनी के साथ करेगी, डायरेक्ट डील करेगी, तो डायरेक्ट डील करेगी, तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की बात भी होगी। अब जिस तरीके के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट 10-10 साल की बात भी हुई है, तो उसके लिए भी अब भारत की कंपनियां यूएई की कंपनियों के साथ डील करेगी। और इंडियन इकोनॉमी को भी ना कहीं जिसे कहते हैं, जो उनकी क्रूड की नीड है, जैसे मैंने कहा आपको कि 4.5 से 5 मिलियन बीपीडी क्रूड ऑयल की जो बैरल्स पर डे की जो नीड है भारत की, उसमें भी यूएई का शेयर अब बढ़ सकता है। तो मतलब और देशों पे, हॉर्मुज पे डिपेंडेंट रहने की बजाय भारत अब कोशिश करेगा कि यूएई के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहे इन सब रास्तों से जो वो ले रहा है। इसके अलावा एक जोग्राफिकल एडवांटेज भी है, मतलब भारत अगर अफ्रीकन कंट्रीज से लेके आ रहा है या कहीं और से लेके आ रहा है, यूएई उनके कंपैरिजन में थोड़ा पास तो है ही। जोग्राफिकल जो बैरियर है वो थोड़ा सा भारत के लिए काफी करीब है, हाँ करीब हो जाता है। तो एक वो वाली बात भी है। देखिए, एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की भी जो बात होती है ना बार बार की, हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उन पे हमारा ही ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा रहे, उन पे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा से हो। ये भी यूएई के साथ डील में, एग्रीमेंट में हमें भारत को ये लेवरेज मिल गया है। तो ये देखिए देशों के बीच में किस तरीके के रिश्ते हैं, ये भी बहुत इन सब संबंधों के ऊपर असर डालते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर असर डालते हैं। और पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से, खासतौर पे मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से यूएई के साथ संबंध जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत बड़े हैं। ये मोदी ने आज के ही भाषण में कहा भी है कि यूएई मेरा दूसरा घर है। हाँ। जिस तरह से उनका वहाँ पे स्वागत किया गया, जिस तरह से यूएई की एयरफोर्स ने उनको एस्कॉर्ट किया, उससे लगा कि वो अपने एक दूसरे घर में पहुँच रहे हैं। और कई बार उन्होंने इस चीज़ को कहा कि वो मिलने के लिए और इस देश में आने के लिए काफ़ी बेचैन भी रहे हैं। तो ये तो दोनों देश के बीच की जो मित्रता है, वो जो कितने मजबूत रिश्ते हैं, उनके स्टेटमेंट से ही समझ में आता है। वो इसलिए मैंने ये जो शुरुआत की, वो प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था उसी से शुरुआत की कि उसमें सारा मैटर उन्होंने कवर कर दिया 4 लाइन के अंदर, कि वो क्या करने के लिए आए हैं और आगे की सोच जो उन्होंने बताई वो क्या है। भारत का स्टैंड भी क्लियर करा कि वो किसके पक्ष में है। आज तक भारत के ऊपर ये एक तरीके की बात होती रही है कि भारत न्यूट्रल गेम खेलता है, भारत एक न्यूट्रल प्लेयर है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने आज कड़े शब्दों में जो बयान दिया है और सीधे शब्दों में जो कहा है, उससे भारत ने जता दिया है कि यूएई भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ साफ पता है कि किसने यूएई के ऊपर हमला किया था और क्या ऐसे हालात रहे कि उसमें ये हमला किया गया। तो प्रधानमंत्री ने उन सब चीज़ों का जिक्र करके अपना स्टैंड क्लियर किया है। देखिए वरुण, इन सब के बीच में एक और बड़ा सवाल है, एक बड़ा चैलेंज है कि ठीक है, ओपेक से यूएई बाहर हो गया, भारत के साथ अब वो खुल के बिजनेस कर सकता है, कच्चा तेल कर सकता है, लेकिन फिर सवाल एक वहीं पर आके फंसता है। स्ट्रेट हॉर्मुज की बात करूँ मैं तो, जो कि अभी बंद है, उसके बंद होने तक ये कैसे संभव हो पाएगा? ये नहीं, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तो भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर चिंता का माहौल है। और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति ट्रंप की चिंता का कारण है वो भी यही है। और जो मैंने सुना, चीन और अमेरिका ने जो वक्तव्य जारी किया है उसके अंदर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति के ऊपर चिंता जताई गई है। और ये कहा गया है कि उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन इसको लेकर निकलेगा। चीन ने भी जिस तरीके के आश्वासन दिए हैं कि हम भी ईरान की कोई मिलिट्रीली मदद नहीं करेंगे और हम कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा जल्द से जल्द हल हो, तो उसको लेकर तो एक उम्मीद की किरण, जैसे मैंने कहा, दिखती है। लेकिन एक बहुत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जहाँ तक बात है, आज ही एक खबर आई है और उसका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है इस बारे में, कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक अल्टरनेटिव रूट, एक एक्सटेंडेड पाइपलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करते हुए
उसको एक्सप्लोर कर रहा है। पहले भी ये खबरें थी, लेकिन आज उसको लेकर काफ़ी खबरें हैं, अभी चर्चा है। और अभी मेरे को लगता है 1-2 घंटे पहले ये काफ़ी सब मीडिया में छाई हुई है ये खबर कि यूएई ने उसको बहुत सीरियसली उसको शायद ओके कर दिया है उस प्लान को, और उसको आगे बढ़ने की अब पूरी तैयारी है। जो मैंने इसके बारे में डिटेल्स निकाली, क्योंकि ज़्यादा अभी मौजूद कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो जो एक मेरे सामने आई चीज़, एक तो है 1000 किलोमीटर की गोरा जास्क पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये एक अल्टरनेटिव है जो पैरेलल एक्सेलरेशन होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। ये वेस्ट ईस्ट फुजियारा पाइपलाइन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट अगर हो गया है आज, तो जो ये यूएई आगे करने की सोच रहा है, भारत को भी इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निजात पाने का एक मौका मिलेगा। तो ये भी एक आज बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है हॉर्मुज को लेकर के। अच्छा, अब हॉर्मुज को अगर के जो डिपेंडेंस अभी सारा पूरा वर्ल्ड का है, भारत का भी है, अगर कोई एक और रूट ऐसा मिल जाता है जो उसको बाईपास करता हुआ जाए, तो देखिए जो अभी प्राइसेस बढ़े हुए हैं तेल के, अब सीधी सी बात है, एक जगह से तेल के ऊपर सारे लोग डिपेंडेंट हैं, और अगर दूसरा अल्टरनेटिव आ जाए, तीसरा अल्टरनेटिव आ जाए, तो प्राइसेस जो है वो अपने आप तेल के गिर जाएंगे। तो ये स्टेबलाइजेशन जो है, स्टेबिलिटी प्राइसेस की जो आनी है, वो भी इस कारण से आ सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत के लिए क्या, भारत के लिए जो रिफाइनरीज हैं उनको एक और अल्टरनेटिव मिल जाएगा, सीधी सी बात है, उसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक और अल्टरनेटिव भारत के पास होगा, और यूएई कर रहा है। यूएई हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमने इतना बड़ी डील कर ली है, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कर लिया है, तो यूएई हमारा बहुत करीबी है, तो हम उसके साथ डील कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि एलएनजी जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसका भी एक अलग अल्टरनेटिव मिल जाएगा, ये रूट जो होगा। तो ये एक तीर से जो है ना कि 3-4 शिकार एक साथ साधने निशाने, बिल्कुल, ये वो सब चीज़ें हो जाएंगी। और वैसे भी कहा ही जाता है कि आपदा में ही अवसर सामने आता है, और ये जब आपदा आई है तो फिर ये दूसरे अवसर के बारे में भी सोचा जा रहा है। बिल्कुल वरुण, ये जो आज जो डील हुई है, कई सारे जो आपने बताए 5 डील हुई है, मैं इस एक और डील के बारे में आपसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ी डील है। वो ये डील है कि यूएई के साथ यूएई ने भारत में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। तो बहुत बड़ी ये घोषणा है। इससे भारत के लोगों को क्या लाभ मिल सकता है इससे? देखिए, जिस तरीके के भारत और यूएई के बीच में रिश्ते रहे हैं, बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं, और देखिए बिल्कुल भारत के लोगों को बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। जो ये इतनी बड़ी डील की बात है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इससे जनरेट होंगी। और देखिए यूएई के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा भारत की आबादी का है, वहाँ रहता है, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहा है ऑलरेडी। और आज जैसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में प्रेसिडेंट यूएई का उनका धन्यवाद भी किया कि जिस तरीके से उन्होंने संयम के साथ भारतीय लोगों के बारे में भी सोचा, जो यूएई के अंदर मौजूद हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो जॉब वहाँ पे उनकी लगी हुई है। और अब जब जी उनका इन्वेस्टमेंट इधर आएगा, जब पैसा यूएई का इधर आएगा, तो यहाँ पे भी बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और इसका सीधा डायरेक्ट फ़ायदा बिल्कुल भारत के लोगों को होगा। इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। वैसे भी जो एक 2022 का एक एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों देशों के बीच में, उसमें 2032 तक जो अभी का $100 बिलियन का जो दोनों देश के बीच में व्यापार है, 2032 तक यानी लगभग 6 साल के बाद तक उसको डबल करने का टारगेट है। यानी 200 सीधा $200 बिलियन का अगले 5-6 साल में। ये बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी जिसे कहते हैं चीज है ये, कि अगले 5-6 साल में डबल आने वाले समय में और संबंध गहरे होंगे दोनों। हाँ, तो ये उस तरफ बढ़ाया गया एक कदम है जो 2022 में हुआ था, उस तरफ बढ़ाया गया हुआ ये कदम है। मतलब 10 साल का रोड मैप जो उस समय हुआ था, 32 की बात कर रहा हूँ, 22 में हुआ था, तो ये उस रोड मैप की तरफ बढ़ने की का ही एक स्टेप है। और देखिए एक ट्रेड फिगर्स की भी अगर हम बात करें, कि जब मैंने बात की कि
101 बिलियन डॉलर का जो है, और जो ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, सेपा जिसे कहते हैं, उसके तहत इसको डबल करने की जब बात है, तो भारत और यूएई के बीच में अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर ली जाए, तो देखिए इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है यूएई में वो 37.36 बिलियन डॉलर का है, और टोटल इंपोर्ट जो यूएई से होता है 101 के उसमें वो लगभग 63.89 बिलियन डॉलर्स का। तो ये इस तरीके से ये आंकड़ा है, 101 बिलियन डॉलर का ये आंकड़ा है। और जो हम की इंडियन कमोडिटीज़ जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई में, जेम्स एंड ज्वेलरी, उसके प्रेशियस जो स्टोन्स होते हैं वो करते हैं। इसके अलावा रिफाइंड मिनरल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, ऑब्वियस बात है, और इलेक्ट्रिकल मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट एंड न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स। ये न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप हुई है उसके तहत भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रोडक्शन की बात अगर आ रही है, स्केलिंग की अगर बात आ रही है, अगर एक साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने की बात आ रही है, तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात, अभी कल ही एक खबर आई है कि भारत ने 114 की जो रफेल की डील है फ्रांस के साथ, उसको हरी झंडी दे दी है। मतलब जो उसके लिए जो रिक्वेस्ट, जो प्रपोजल जाना था वो तैयार हो गया है, वो मसौदा तैयार हो गया है। और खबर ये है कि जो अभी खैर ऑफिशियली तो नहीं आई, जो मीडिया के माध्यम से, कि भारत की जो मांग थी कि भारत के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपनरी है, वो फ्रांस ऐसा उसके अंदर एक सिस्टम करेगा जिससे कि भारत के वो आसानी से लग सकेंगे, जो भारत के खुद के डेवलप। यूएई ने भी फ्रांस के साथ रफेल की बड़ी डील की है। 80 रफेल उनको भी F4 वेरिएंट के, जो हमारे भी F4 वेरिएंट आने, बाद में चल के F5 भी आने, 24 शायद F5 वेरिएंट होंगे। तो ये अगर सिनर्जी हो जाती है, एक मेरे ख्याल से F4 रफेल डिलीवर भी हो गया है यूएई को अभी, तो ये जो सिनर्जी की भी बात है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, जो डिफेंस की बात है, तो देखिए कहीं ना कहीं संकेत भी हैं कि हो सकती है। और आगे के लिए भारत और यूएई के बीच में रिश्ते कैसे होंगे, वो भी एक चीज़ दिखाता है। बाकी एक कमोडिटी जो इंपोर्ट इंडिया करता है, उसकी भी अगर बात करें, मिनरल फ्यूल, एलपीजी, क्रूड पेट्रोलियम, प्रीशियस मेटल जिसमें अनरिफाइंड गोल्ड आ जाता है, रॉ जेम स्टोन्स, ये लगभग 16.45 बिलियन डॉलर का मार्केट है ये। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और स्ट्रक्चरल एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट पार्ट्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस के अंदर इसका भी 1.53 बिलियन डॉलर का मार्केट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों देशों के बीच में साझेदारी है। देखिए, जिस तरह से पश्चिमी एशिया के हालात हैं, उस मद्देनज़र पीएम मोदी का यूएई का दौरा छोटा जरूर रहा है, बट बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और एक तरह से ये सक्सेसफुल दौरा रहा है, और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल पेश की है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भारत के प्रधानमंत्री भारत के लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहते और ना ही कभी मजबूर देखना चाहते हैं। ये सारे प्रयास जारी हैं। बहरहाल इस एपिसोड में अभी इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे, एक नए मुद्दे पर, एक नए टॉपिक पर फिर समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।